आज हमारी एसडीएम मीटिंग थी खाद्य सुरक्षा के फोरम से रिलेटेड। तो वहां पर हमें जो भी कुछ नया जानने को मिला या फिर ईमित धारकों को वहां पर जो वार्निंग मिली वो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, आप सभी को बताना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये जो मीटिंग थी ये थी खाद्य सुरक्षा के जो फॉर्म ईमित धारकों के पास सेंडबैग किए जा रहे हैं उससे संबंधित, क्योंकि ईमित धारक उन्हें रीसबमिट नहीं कर रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, चाहे ग्राहक नहीं आ रहा हो या फिर ईमित धारक उन फॉर्मों पर ध्यान नहीं दे रहा हो, चाहे कारण जो भी रहा हो, लेकिन ईमित धारक फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो इससे संबंधित एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। उसमें कहा गया कि अगर कल तक, हमारे यहाँ पर कल तक का टाइम दिया गया है, अगर आप कल तक वो फॉर्म रीसबमिट नहीं करते हो तो आप पर भारी पेनल्टी लगाई जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है आपको 10-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भरना पड़े या फिर आपकी आईडी भी सस्पेंड की जा सकती है या फिर आप पर और कोई कार्रवाई हो सकती है। आपको तहसील में बुलाया जा सकता है एसडीएम के सामने और आपको लिखित में जवाब देना पड़ सकता है कि आपने किस वजह से वो सभी फॉर्म रीसबमिट नहीं किए। क्योंकि एक दो फॉर्म का कारण हो सकता है कि वो ग्राहक नहीं आ रहा है या फिर आप उस फॉर्म को आपको लगता है कि वो अप्रूव हो जाएगा, किसी डॉक्यूमेंट की कमी है और वो डॉक्यूमेंट तैयार होने में 1-2 दिन लग रहे हैं, तो वो समझ में आता है। लेकिन 130 140 फॉर्म एक ईमित धारक के पास पेंडिंग है। तो उन ईमित धारकों को क्लियरली वार्न किया गया कि कल तक अगर आप फॉर्म रीसबमिट नहीं करते हो तो भैया आप पर खतरा मंडरा सकता है। 1-2 फॉर्म आप रख सकते हो जो कस्टमर आने वाले हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट है जो 1-2 दिन में तैयार होने वाला है, तो ऐसे फॉर्म को आप 1-2 दिन रख सकते हो जिनका आप स्पष्ट कारण दे सको, वरना आप किसी भी फॉर्म को अपने पास सेंडबैग नहीं रख सकते। अगर आपके पास कोई भी फॉर्म सेंडबैग आता है तो आपको तुरंत कस्टमर को बताना है कि आपका फॉर्म सेंडबैग आया और ये कमी इसमें बताई गई है। उसके बाद वो कस्टमर उस कमी में सुधार करवाता है, खुद वो करवा के लाता है या नहीं, वो उसकी मर्जी। अगर वो नहीं करवाता है तो आप उसे टाइम दे दो और उस टाइम के अंदर अंदर आप उस फॉर्म को रीसबमिट कर दो। जी हाँ, ये क्लियरली कह दिया गया है। आपके क्षेत्र में भी जरूर ये हुआ होगा, आप ध्यान दीजिए, आसपास के ईमित धारकों से पता कीजिए। अब ये काम काफी जोरों शोरों पे चल रहा है। जो फॉर्म अप्रूव होने हैं वो लगातार अप्रूव हो रहे हैं और जो फॉर्म रिजेक्ट होने हैं वो लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि अभी जो ज्यादा फॉर्म सेंडबैग आ रहे हैं उसमें कमी कहीं ना कहीं ईमित धारकों की है। ये कहा गया कि अगर आप फॉर्म भरते टाइम सही से जांच करते और सही से जांच करके फॉर्म सबमिट करते, उन्हीं लोगों का फॉर्म भरते जो आपको अप्रूव लगते हैं, तो आज आपके पास इतने फॉर्म सेंडबैग नहीं होते। आपके पास जो भी व्यक्ति है उसका डायरेक्ट आपने फॉर्म भर दिया, इस वजह से आपके पास फॉर्म सेंडबैग आ रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब एक पॉइंट यहाँ पर यह था कि खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के लिए किसी परिवार की इनकम कितनी हो सकती है। आपको पता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मुझे पता चला कि पूरे परिवार की इनकम अगर 1 लाख से अधिक है तो आप खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ पाएंगे। यानी कि वो परिवार खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ पाएगा, उसे आय प्रमाण पत्र देना होगा। और ज्यादातर जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो उन लोगों को दिक्कत आ रही है जो पेंशन ले रहे हैं। मान लीजिए किसी भी परिवार में एक पेंशनधारी है और उस पेंशनधारी के परिवार को अगर आप खाद्य सुरक्षा में जोड़ना चाहते हो तो वो परिवार खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ेगा। जी हाँ, सच कह रहा हूँ। क्लियरली कह दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा में उस पेंशनधारी को सिर्फ एक को ही जोड़ा जा सकता है, बाकी परिवार को उसे खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का कोई हक नहीं है। घर में और सदस्य है तो उनका आय प्रमाण पत्र देना होगा और वो आय प्रमाण पत्र, पूरे सदस्यों का आय प्रमाण पत्र 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो खाद्य सुरक्षा के लिए हकदार है, नहीं तो वो हकदार नहीं है। एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये उठा कि खाद्य सुरक्षा के जो भी फॉर्म पास हो रहे हैं ना, उनकी जांच की जाएगी। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्राम विकास अधिकारी के स्तर पर यह जांच होगी और अगर शहरी क्षेत्र से हो तो नगर पालिका में ये जांच की जा सकती है। तो ये जांच की जाएगी, जिन लोगों का फॉर्म अप्रूव हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, देखा जाएगा कि वो व्यक्ति वास्तव में खाद्य सुरक्षा का हकदार है या नहीं। तो पक्का मकान वगैरह मैंने कई वीडियो आपको बना के बताए हैं, काफी सारा क्राइटेरिया है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। आपको क्या लगता है? यहाँ पर आप सभी को मैं बताऊं तो हमारे क्षेत्र में तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गेहूं के लिए हकदार होगा। तो आज तक जो भी लोग खाद्य सुरक्षा में आज से पहले जुड़े हुए हैं उनकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए, अगर ये क्राइटेरिया अब लागू सही से किया जाता है। इसी के साथ एक नई बात ये जानने को मिली कि लेवल 2 पर अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है तो उसके बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर लेवल 2 से आपका फॉर्म पास हो गया तो आप ये मत समझिए कि आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, हो सकता है वो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। अगर आप आज वाली मीटिंग में थे, अगर आप लूनकंसर क्षेत्र से हो तो आप आज वाली मीटिंग में जरूर थे और आप सभी ने भी ये सुना होगा जब मैंने ये क्वेश्चन किया था।
तो ये बात पता चली। इसी के साथ एक नई चीज़ ये भी जानी कि जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं और अगर आपको लगता है कि वो हकदार है और गलती से उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो वो उनके लिए एक मौका है कि वो पंचायत समिति में कांटेक्ट करे और एप्लीकेशन दे और उनका फॉर्म अप्रूव कर दिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अभी आप ट्राई कर लीजिए, अगर ऐसा कोई है जो आपको लगता है कि पूर्ण हकदार है लेकिन उसका फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है तो अभी मौका है, आप पंचायत समिति में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ यहाँ पर यह भी जानने को मिली कि कुछ फॉर्म ऐसे हैं जो पहले भरे गए थे लेकिन अब तक उनमें कोई हलचल नहीं हो रही है, ना ही तो सेंडबैक आ रहे हैं और ना ही अप्रूव हो रहे हैं, ना ही रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे फॉर्म जो है वो जयपुर लेवल पर पेंडिंग बताए गए। वहाँ पर कहा गया कि जो लघु या सीमांत किसान है या फिर किसान कैटेगरी से जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनमें अभी कोई हलचल नहीं होगी। इसका क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में एक गाइडलाइन आएगी, एक बताया जाएगा क्लियरली, उसके बाद उन फॉर्मों की जांच शुरू होगी। इसी के साथ अगर ऐसा कोई और फॉर्म भी है तो वो भी जयपुर लेवल पर पेंडिंग है, उसमें हम पंचायत समिति वाले कुछ नहीं कर सकते। तो वो फॉर्म जब वहां से आएंगे, सेंडबैक किए जाएंगे, तभी आपका फॉर्म अप्रूव हो पाएगा या फिर रिजेक्ट हो पाएगा, सेंडबैक हो पाएगा, उसकी जाँच शुरू होगी। तो ये भी नया जानने को मिला। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको भी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।